नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर खून से लिखा गया पत्र। बुंदेलखंड नव निर्माण सेना ने उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विनय तिवारी ने पीएम मोदी जी को लिखा पत्र। पृथक राज्य के बाद ही बुंदेलखंड का होगा विकास, विनय तिवारी। मामला मौदहा कस्बे का। अब इससे चार्जेस में निकाल लीजिएगा तो जमे का नहीं। अच्छा, इसमें जम करने में नहीं मौदा में एक दिन हम गए थे डीआईओ साहब के यहाँ, तो हमसे बोले एक दिन का समय हमारा पानी कहाँ में लेकर आप मजा आइए। चार पांच पेज लिखवाना है जो वो ले आइए। तो जमा फोन करे और कोनो हुई है कुछ तई वाला का कोनो और मिल गई बढ़िया फर्स्ट क्लास की कलम बना दी भाई साहब। अच्छा लिख ये वीडियो बना लीजिए। राज्य दे दीजिए, बस 2 शब्द में बड़ा बड़ा लिख दो। लिखो मुझे आप। बुंदेलखंड जो लगातार कई सालों से आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्तर से हमेशा महरूम रहा है, जिसके चलते देश में तमाम लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई कि बुंदेलखंड एक पृथक राज्य बनना चाहिए, ताकि जो बुंदेलखंड के निवासी हैं उनको कहीं ना कहीं बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। उसी के चलते आज हमीरपुर जनपद के मौदहा कस्बे में मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट विनय तिवारी जी, जो बुंदेलखंड नव निर्माण सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज उन्होंने बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म कर दी है और अपने खून से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और नए राज्य के लिए बुंदेलखंड को अलग किया है और नया राज्य बनाया है, ऐसी मांग करी है। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये जो उनका सिलसिला है, जो उनकी मेहनत है, कब से वो प्रयासरत हैं और कहां तक इसमें वो आगे अभी तक पहुंच पाए हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद संडी जी, और मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तिवारी जी, पहले तो कुछ अपने बारे में बताएं। देखिए, अब वैसे तो मेरा नाम आपने बता ही दिया है। बुंदेलखंड नव निर्माण सेना एक सामाजिक संगठन है, जिसके माध्यम से हम लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खून से पत्र लिख करके, क्योंकि आज 1 नवंबर का दिन बुंदेलखंड के इतिहास में काला दिन के रूप में हम लोग मानते हैं, क्योंकि 1 नवंबर सन 1956 को बुंदेलखंड को 2 भागों में बांटने का काम उस समय की वर्तमान सरकार ने किया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
जो विंध्य प्रदेश के नाम से अपना बुंदेलखंड जाना जाता था। और बुंदेलखंड राज्य रहा है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड कभी राज्य नहीं था, तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड राज्य था। जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 1948 में करीब 35 से अधिक रियासतों को मिलाकर के विंध्य प्रदेश बनाया गया था, जिसकी राजधानी नौगांव बनाई गई थी। नौगांव राजधानी बनाई गई थी और प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे कामता प्रसाद सक्सेना जी को बनाया गया था। इसके बाद बुंदेलखंड, चूंकि राज्य काफी समय तक चला, लेकिन 1 नवंबर सन 1956 को बुंदेलखंड को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तब से लेकर के लगातार बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर के संघर्ष चलता रहा है, लेकिन संघर्ष एक धरातल में हम लोग मजबूत नहीं कर पाए, इस बात का हमको दुख रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं, चूंकि युवा अब आगे बढ़ करके अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की लड़ाई खुद लड़ना चाहता है। तिवारी जी, ऐसा क्या लगा आपको कि आपने ये डिसीजन लिया कि बुंदेलखंड एक पृथक राज्य बनना ही चाहिए, और कब से आप इसमें संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो बीहड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कभी यही बुंदेलखंड खुशहाल जिंदगी जीता था, या बुंदेलखंड आज भी खुशहाल है, लेकिन सरकारों की उदासीनता के चलते बुंदेलखंड में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप देखें कि बुंदेलखंड में खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा। आप बुंदेलखंड में चले जाइए, 7 बड़ी नदियां हैं, जो बुंदेलखंड में कभी पेयजल की समस्या नहीं हो सकती, लेकिन सरकारों की उपेक्षाएं, नदियों का पानी बड़ी बड़ी नदियों में चला जाता है, लेकिन यहाँ का किसान आज भी बेहाल रहता है। आप देखें कि अन्ना सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में आई। आप भी देखते होंगे कि आप जब सड़क पे चलते हैं तो कितने अन्ना जानवर आप लोगों को देखते हैं। लोग कहते हैं किसानों के, मैं मानता हूं किसानों के हैं और किसानों ने ही पाला, लेकिन इसमें सबसे बड़ी यदि कोई दोषी है तो वो सरकार है। सरकार इसलिए दोषी है कि आप लोगों ने बुंदेलखंड में कोई व्यवसाय तो किया नहीं, ना किसानों को आपने उचित लाभ दिया। किसान बेचारा जब परेशान हुआ तो उसने बुंदेलखंड को छोड़ दिया, और बुंदेलखंड को छोड़ करके पलायन करके दिल्ली चला गया, घर परिवार बच्चों को लेकर के वो चला गया। अब बताइए, घर में जानवरों किसके सहारे छोड़ के जाता, तो जानवर वो छोड़ करके सड़क पे चला गया। तो सरकार ने यदि उनको रोजगार दिया होता तो आज वो बुंदेलखंड में होते, अपने जानवर और अपने जो पशु हैं उनको पाल रहे होते। कोई मजबूरी में ही बाहर जाता है, कोई खुशी से बाहर नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति अपने घर परिवार और लोगों के बीच में रहना चाहता है। तो ये स्थिति, सरकार सबसे बड़ी दोषी है इसमें। इसलिए बुंदेलखंड राज्य बहुत जरूरी है। जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा, बुंदेलखंड में आज जो बेरोजगारी की समस्या है वो समस्या दूर होगी। जब आप देखेंगे कि बुंदेलखंड में चपरासी से लेकर के उप जिलाधिकारी तक के पद बुंदेलखंड के लोगों को मिलेंगे, बेरोजगारी दूर होगी। बुंदेलखंड में खनिज संपदा भरपूर है, बुंदेलखंड में आप देखें कि क्या लोहा नहीं है, बुंदेलखंड में चूना नहीं, हर चीज बुंदेलखंड में होने के बावजूद देश का सबसे महंगा जो हीरा है वो बुंदेलखंड की इस धरती में है। बुंदेलखंड, आप देखें कि अभी कुछ समय पहले बक्सवा के जंगल में सबसे अधिक कैरेट का हीरा पाया गया, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को मिला क्या? अभी हम अपने जिले से ही बात कर ले, हम बहुत पूरे बुंदेलखंड की बात ना करें। हमारे जिले में आप देखेंगे कि खनन, मोरम इतनी भरपूर मात्रा में है, लेकिन क्या बुंदेलखंड के लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे एक ट्राली मोरम लेने के लिए दिल्ली, आप लखनऊ कानपुर में ले लीजिए, वहां भी 5,000 की ट्राली मिल जाती है। यहाँ भी किसान को 4,000 5,000 की ट्राली मिल रही थी। बुंदेलखंड के लोगों को क्या सब्सिडी मिली? बुंदेलखंड में आपने कहा कि हम आवास देंगे, आपने कितने लोगों को आवास दिया? आपने बुंदेलखंड के लोगों को यदि वास्तविकता में आप कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें रोजगार दीजिए, और बुंदेलखंड में जो भी खनिज संपदा है उसमें सब्सिडी दी जाए। जब अन्य राज्यों में जो चीजें खनिज की हैं उन लोगों को सब्सिडी मिलती है, तो बुंदेलखंड में फिर क्यों नहीं? यहाँ पर सरकारें जितनी आई सिर्फ लूटने का काम किया है, बुंदेलखंड को तोड़ने का काम किया है, बुंदेलखंड को कभी जोड़ने का काम नहीं किया। इसलिए बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना और जो बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के लिए तमाम संगठन काम कर रहे हैं, सब लोग मिल करके हम लोग बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई को मजबूत करेंगे, और निश्चित तौर पर सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर भी करेंगे, क्योंकि आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और हम लोग झुकने वाले नहीं है। अब आंदोलन बृहद रूप से काम। एक और मेरा सवाल आपसे है, चूंकि पिछली बार आपने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा हुआ था, तो फिर से शायद चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों के जो सवाल है मान सकता है कि कोई पॉलिटिकल स्टंट हो? ये नहीं, आपका सवाल जायज है। पिछला चुनाव लड़ा था, चूंकि बुंदेलखंड में हम लोग राजनीतिक रूप से जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो, मैं चुनाव इस बार तो नहीं लड़ूंगा, मैं घोषणा करता हूं, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। जब तक बुंदेलखंड का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तब तक बुंदेलखंड का व्यक्ति मजबूत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राजनीतिक रूप से बुंदेलखंड को कमजोर किया गया है। यहाँ पर आप देखें, विधायक किसी की हिम्मत नहीं है कि बुंदेलखंड पर बात कर दे, अपने लोगों पर बात कर दे। अभी पिछली घटना अपने मौधा ब्लॉक के क्षेत्र में 1-2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ क्या हुआ? यही खैर का डेरा गांव पड़ता है, उन लड़कियों को कहीं तक आज तक न्याय नहीं मिल पाया।
मजबूरी में वो लोग भी भट्टों पर, ईंट भट्टों पर काम करने गए थे, उनके साथ कितनी दरिंदगी की गई। इसी तरह से बुंदेलखंड की कितनी माताओं और बहनों के साथ दिल्ली और बंबई में जो रह रहे हैं लोग, कमा खा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में, उनके साथ कितनी बदसलूकी होती है, ये किसी से छिपा नहीं है। बुंदेलखंड को लोगों ने सिर्फ लूटने का अड्डा बना दिया है, बुंदेलखंड को देने का काम नहीं किया। राजनीतिक बात है तो राजनीति में बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना हो या बुंदेलखंड के तमाम संगठन मिलकर के चुनाव तो लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद बुंदेलखंड की जनता के हित में भी काम करेंगे। ये पत्र जो आप दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, एक पेन से या टाइप करा के भी दे सकते हैं, लेकिन आज आप मजबूरी में आकर कहें या कोई ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने खुद के खून से इस पत्र को लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए? अब तक हमारे बुंदेलखंड के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, लगभग हम लोग हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री जी को खून से पत्र लिखे। हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में एक भी बूंद खून की है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना खून की क्रांति के नरेंद्र मोदी जी सुनने वाले नहीं। और ये सरकारें वास्तविकता में बुंदेलखंड, हम लोग तो अभी तो सिर्फ खून से पत्र लिख रहे हैं, मौका पड़ा तो सड़कों पे आकर के हम लोग आत्मदाह करने की भी कोशिश करेंगे। जेल भरो आंदोलन करना पड़ा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। अब बुंदेलखंड का युवा जाग चुका है और अपने अधिकार, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे है और आगे रहेगा। ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तिवारी, जिन्होंने कहा कि खून क्रांति, एक नाम दिया अभी रिसेंटली, कि खून की क्रांति ही करनी पड़े या जेल भरो आंदोलन करना, किसी भी हद तक जाएंगे और इस जो उनकी मांगे बुंदेलखंड पृथक राज्य को लेकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं संदीप द्विवेदी, हमीरपुर।